अपना जो चैप्टर है इसको शुरू करना है। सो लेट अस स्टार्ट। बेसिकली सेकुलर स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। अगर हम पहले चैप्टर का एग्जांपल लें तो पहले चैप्टर में बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका में ऑफिशियल रिलीजन बन गया था और इस्लाम पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन है। इस तरीके से इंडिया का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कंट्री का। ओके तो उसको अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं सेकुलर स्टेट। तो वो होती है एक सेकुलर कंट्री। इसमें ऐसी जो कंट्रीज होती हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर एक इंडिविजुअल को और हर एक कम्युनिटी को फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। मतलब आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन आप उसे प्रोपगेट कर सकते हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने धर्म में जोड़ भी सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप टोटली किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करना चाहो तो वो भी काम आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की आज़ादी जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिली हुई है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हैं। कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपको आपके रिलीजन के बेसिस पे तो दैट इज़ इलीगल। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रहा है स्टेट को टू इंटरवीन इन दी मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हमारी रिलीजियस कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी एक कम्युनिटी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या फिर उनको एक लोअर पेडिस्ट्रल पर ट्रीट कर रही है, तो ऐसे अगर कोई भी रिलीजियस रिचुअल होगा, प्रैक्टिस होगी, कस्टम्स होंगे, उस चीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें इंटरवीन कर सकती है और उस चीज़ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी में होता ये था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ अनटचेबल्स जैसा बिहेव किया जाता था। पब्लिक प्लेसेस में वो आ जा नहीं सकते थे और पब्लिक यूज़ की चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। पब्लिक वेल्स, टैंक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ ये सारी जगहों पे वो लोग नहीं जा सकते थे जहाँ पे सब लोगों को जाने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ों को हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया। तो ये भी एक तरीके का एक्टिव इंटरवेंशन था हमारी गवर्नमेंट का इन द रिलीजियस अफेयर्स, क्योंकि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का एक एसेंशियल प्रैक्टिस माना जाता था। अब है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स जो हैं वो किस तरीके से उनका जब एक साथ वो आते हैं तो क्या होता है एंड किस तरीके से वो समाज पे इफेक्ट डालते हैं। तो अब हमने सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर जब कास्ट को यूज़ किया जाता है या फिर कास्ट वाले जो ये चीज़ें आती हैं, कास्ट वाली कम्युनिटीज़ आती हैं, तब क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि कास्ट जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स आती है तो क्या होता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी। ओके सो स्टे अलर्ट। अब हम पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर जब कास्ट आती है तब क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो कास्ट इनइक्वालिटीज़ की सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे जेंडर और रिलीजन है, जो कास्ट डिवीजन है वो एक अलग ही चीज़ है, वो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। अनलाइक जेंडर और रिलीजन, जेंडर और रिलीजन तो हर एक देश में पाए जाते हैं, हर एक देश में महिलाएं और पुरुष हैं, हर एक देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं। लेकिन ये जो कास्ट डिवीजन वाली चीज़ है इट इज़ स्पेशल टू इंडिया, मतलब ये एक यूनिक चीज़ है, इंडियन सोसाइटी में ही ऐसा माना जाता है। जो वैसे ये बात सही है कि हर एक सोसाइटी जो है उसमें एक तरीके की कुछ ना कुछ सोशल इनइक्वालिटीज ज़रूर होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिस सोसाइटी में कास्ट नहीं है वो सोसाइटी बिल्कुल ही इक्वल है, वहाँ पे हर एक व्यक्ति के साथ सेम तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कास्ट जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए बना देती है, क्योंकि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है और सोशल इनइक्वालिटी है और ऑक्यूपेशन जो है वो पास किया जाएगा आपकी फैमिली से आपके ऊपर। तो मतलब आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके फादर क्या काम करते हैं वही काम आप आगे कंटिन्यू करोगे, वही जॉब, वही जो काम है वही आप करोगे। ये चीज़
ज़्यादातर हम देखेंगे कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में या सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम एक उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। यहाँ पे हर चीज़ जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक कास्ट में पैदा होता है वो वही काम करेगा जो उस कास्ट के लोग करते हैं। ओके, और क्या चीज़ें होती हैं जो कास्ट से जुड़ी हुई होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो एक ही कास्ट में बिलोंग कर रहे हैं, वो है कि जो मेंबर्स होते हैं एक ही कास्ट के, वो एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं जिसको हम बिरादरी कहते हैं। और वो लोग उनके काम ऑक्यूपेशन एक जैसी होती है और उनमें मैरिजेस उसी ग्रुप में होती हैं, उसी कास्ट ग्रुप में होती हैं। और वो लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ उठते बैठते या फिर खाना नहीं खाते हैं। ओके, सो दे डोंट ईट विद द अदर मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट। अब यहाँ पे एक कास्ट की बात करी गई है जिसको हम दलित्स कहते हैं। अब ये जो ग्रुप है, ये जो कास्ट है, इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट भी कहते हैं। इन लोगों के साथ एक अनटचेबिलिटी वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता था, कि छुआछूत की जो प्रॉब्लम हम कहते हैं वो प्रैक्टिस करी जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी। और इसी से जुड़े हुए और इन सारी प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म करने के लिए ज्योतिभाई फुले और गांधी जी, बी आर अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी और नायकर पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे लोग जो हैं वो सामने आए और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी है। क्योंकि ये वाली जो कास्ट वाली प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में, ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रही थी और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ओके, तो इन लोगों ने काम किया टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी जहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं हैं। ओके, तो इन्होंने कास्ट वाली जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करने की बहुत ही बढ़िया कोशिशें की हैं, अगर आप जानते हो इनके बारे में। ओके, पेरियार के बारे में, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये सारे ही लोग बहुत ही इस चीज़ में इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में। ओके, तो अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब क्या हो रहा है कि जब कास्ट तो एक पुराना सिस्टम है जो चला आ रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड है वहाँ पे अभी भी देखो कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। दुनिया बहुत ज़्यादा बदल रही है। ओके, सोसाइटीज़ में भी बदलाव आ रहे हैं, तो इंडिया में भी वो बदलाव आए। और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होने लगी। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शहरों में रहने लगते हैं और गाँव में लोग कम रहते हैं और एक ऐसी इकोनॉमी बन जाती है जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती है, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, तो क्या हुआ, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अर्बनाइजेशन हुई है, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी मतलब साक्षरता जो है वो बढ़ गई है और एजुकेशन के लेवल्स बढ़ गए हैं और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ गई है। लोगों को काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर और अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें जब बढ़ गई हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि कास्ट वाली जो फीलिंग है वो कम हुई है, क्योंकि ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो ही बदल गई हैं। और अब ये जो ओल्ड तरीका था कास्ट हायरार्कीज का, कि ये वाली कास्ट अपर है, ये लोअर है, ये वाली ओबीसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी इसमें कम हुई हैं। दे आर ब्रेकिंग डाउन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड डाउन फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस। तो हमारे यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजर्वेशन। ऐसी पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ था उसकी भरपाई करी जा सके और इस कम्युनिटी को उसका हक दिया जा सके। अब जो कास्ट वाली फीलिंग है ये टोटली तो इंडिया से डिसअपियर नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस जो है वो चल रही है और ये जो कास्ट वाली फीलिंग है धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अभी भी जो एक सेम कास्ट के लोग होते हैं वो अपनी ही कास्ट और ट्राइब में मैरिज करते हैं और अनटचेबिलिटी जो है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। हम ये कह सकते हैं कि शहरों में और ज़्यादातर गाँव का जो एरिया है वहाँ पे भी अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज़ में या फिर जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे आज भी अनटचेबिलिटी देखी जा सकती है। ओके, अनटचेबिलिटी नहीं तो कास्ट फीलिंग्स ज़रूर हम इंडिया में देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, और ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तब भी हो रही हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर रखा है। अब जो कास्ट ग्रुप्स हैं, कास्ट ग्रुप्स दैट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, तो यहाँ पे देखिए अब
कास्ट वाली जो फीलिंग्स थी और ये जो कास्ट की हायरार्की बना रखी थी, उसके कारण क्या क्या ऐसे नतीजे हैं जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को भुगतने पड़ते हैं। अब जो वो कास्ट हैं जिनको पहले से ही, मतलब पुराने सिस्टम के हिसाब से भी एजुकेशन मिल रही थी और वो लोग जो भी वेद होते थे, शास्त्र होते थे, वो सब पढ़ लेते थे, वो एजुकेटेड क्लास में आते थे पहले में। लेकिन अब जबकि चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं और मॉडर्न एजुकेशन जब आई है, तो वो लोग बहुत ही अच्छे से मॉडर्न एजुकेशन को भी एक्वायर कर पा रहे हैं। और जो लोग जिनको पहले से ही जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, वो लोग जो है उनको एजुकेशन की एक्सेस पाने में मुश्किल हो रही है और उनको अभी भी एजुकेशन एक्वायर करने में डिफ़िकल्टी होती है और वो इस चीज़ में भी पीछे रह चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ वाई देयर इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स होती हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे अगर मिडिल क्लास में आप देखोगे तो ज़्यादातर वहाँ पे अपर क्लासेस के लोग होते हैं, क्योंकि उनको पहले भी एजुकेशन लेने की आज़ादी थी, इसलिए उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी वो आराम से और अच्छे तरीके से सीख पाए और एक्वायर कर पाए। जबकि जो दूसरे लोग हैं जिनको एजुकेशन लेने की आज़ादी नहीं थी, वो इस चीज़ में पिछड़ गए, यानी कि दे लैग्ड बिहाइंड। कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था कि पॉलिटिक्स जब आ जाती है कास्ट में, और अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट जो है पॉलिटिक्स में उसका क्या यूज़ होता है और किस तरीके से उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो कास्टिज्म जो है इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। देखिए, जब हमने पहले कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा था, जो कि एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम ये समझने लगते हैं कि एक धर्म का व्यक्ति, मतलब जो हमारे धर्म का व्यक्ति है, और हम दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे ही धर्म का ज़्यादा प्रमोशन होने चाहिए, एंड हम दूसरों की तरफ एक हेट्रेड या फिर कह सकते हैं उनको नेग्लिजेंस के तरीके से उनके साथ ट्रीट करने लगते हैं उनको, तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं कि जब वायलेंस वगैरह भी होने लगते हैं। कास्टिज्म भी एक कुछ ऐसी ही चीज़ है। जैसे कम्युनलिज्म में हम यही मान के चलते हैं कि धर्म ही सबसे बड़ी एक आइडेंटिटी है, कास्टिज्म में भी सेम ही चीज़ है। कास्टिज्म में हम ये मान के चलते हैं कि कास्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसके आधार पर एक व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। ओके, तो जब हम ऐसा मान के चलते हैं तब कास्टिज्म वाली ये जो प्रॉब्लम है ये सामने आती है। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जिनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप इसका इंग्लिश में भी मीनिंग देख लीजिए। अर्बनाइजेशन है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है? ये मोबिलिटी होती है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, मतलब जब लोगों के जॉब्स जो हैं वो बदलते रहते हैं और वो चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन, जब नई जनरेशन आती है तब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। कास्ट हायरार्की क्या होती है? कास्ट हायरार्की होती है एक सीढ़ी जैसी फॉर्मेशन जिसके हिसाब से ये बताया जाता है कि कौन सी कास्ट हायर है, कौन सी कास्ट लोअर है, और इस तरीके से रैंकिंग करी जाती है, तो उसको हम कास्ट हायरार्की कहते हैं। अब जो कास्ट है पॉलिटिक्स में इसने कई सारे अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। पहला रूप इसका ये है कि व्हेन पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, तो वो लोग उसकी कास्ट, मतलब जो कैंडिडेट है उनकी कास्ट पर काफ़ी ध्यान देते हैं और वो किस कास्ट के हैं उस हिसाब से वो पॉलिटिक्स में भी कुछ बयानबाजी या फिर अपने जो ओवरऑल इलेक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा बदलाव लाते हैं। ओके, तो जो कास्ट कॉम्पोजिशन है इलेक्टोरेट का, तो वो लोग ये भी देखते हैं कि जो इलेक्शन के लिए मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा लोग ओबीसी से हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि कैंडिडेट भी कोई ओबीसी नेता ही हो। ओके, तो ये चीज़ पॉलिटिक्स में जब कास्ट आ जाती है तो ये चीज़ देखी जाती है। एंड दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन द इलेक्शन। ओके, तो वो उसी कास्ट से नॉमिनेशन देते हैं उस कैंडिडेट को जो कि उनको इलेक्शन जिता पाए, जो उस कास्ट को बिलोंग करे जो इलेक्टोरेट की कास्ट है। और जो अब इलेक्टोरेट वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जब मान लीजिए लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो पूरा इंडिया एक इलेक्टोरेट होगा। ओके, जब अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए तो पूरा राजस्थान एक इलेक्टोरेट था। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। और जो गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये चीज़ में, पर अब देखिए ये एक नेगेटिव चीज़ थी कि हम पॉलिटिक्स में जीत पाने के लिए हम एक
उसी नेता को हम चूज कर रहे हैं जो उस कास्ट का हो, तो हम इसको यूज कर रहे हैं कास्ट के नाम पर, हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं और विक्ट्री पाने की कोशिश में हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये भी है कि जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो ये ध्यान देती हैं कि अलग अलग कास्ट के नुमाइंदे उनके जो उनकी गवर्नमेंट है उसमें कुछ नेता मिनिस्टर या फिर उनको कुछ ना कुछ जगह मिल जाए, ताकि हर एक कास्ट के लोग ये समझें कि ये पार्टी जो है ये हमें सपोर्ट करती है। इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है जब कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है एक सेकंड फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। ओके, तो दूसरा एक तरीका जिस हिसाब से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में आती है वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कैंडिडेट्स होते हैं इन इलेक्शन, वो कास्ट के सेंटिमेंट के हिसाब से अपील्स देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वो कोई लोअर कास्ट की पूरी इलेक्टोरेट है तो उस हिसाब से ही वो लोग अपील्स यानी कि बयानबाजी करते हैं और अपने वादे और प्रॉमिसेस देते हैं और सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन में इस तरीके से कास्ट का यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पॉइंट हो गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट जो है उसने कंपेल किया पॉलिटिकल लीडर्स को। अब वन पर्सन वन वोट क्या होता है कि एक व्यक्ति एक बार ही वोट डालेगा और उस वोट की वैल्यू भी सेम होगी चाहे वो कोई भी हो। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर एक व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये दो जो कारण थे इसने पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज़ याद दिलाई कि उनको जो एक टास्क है मोबिलाइजेशन का और सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, उसके लिए उनको नेताओं को और ज़्यादा जागरूक कर दिया कि हमें अब अपना मोबिलाइजेशन और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको पाने के लिए हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है और वन पर्सन वन वोट है। अब इस चीज़ ने एक नई कॉन्शियसनेस जगाई उन लोगों में जिनको शुरुआत से ही एज इंफीरियर एंड लो ट्रीट किया जाता था। अब यहाँ पे द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। देखिए, जब हम कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं जिसके कारण से हमें ये लगने लगता है कि शायद जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ कास्ट की ही बात होती है और कास्ट ही सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज़ रॉन्ग है। ओके, तो ये चीज़ रॉन्ग कैसे है, उसके कुछ फैक्ट्स, ओके, उसको सपोर्ट करने वाले कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही है हमारी कंट्री में जिसको क्लियर मेजॉरिटी मिली हो एक सिंगल कास्ट से। ओके, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हो और आप इलेक्शन में खड़े होगे, आपको सिर्फ उन कास्ट के लोगों का वोट मिल जाएगा एंड आप लोग जीत जाओगे क्योंकि वो कास्ट जो है वो मेजॉरिटी में है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो मतलब एक सिंगल कास्ट से मेजॉरिटी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक नहीं मिली है। इसीलिए हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी को अगर इलेक्शन जीतना है तो उनको एक से ज़्यादा कास्ट और कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे। तो जब उनको ज़्यादा कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा कास्ट के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को प्रॉमिसेस करने हैं, उनको कुछ वादे करने हैं, उनसे सपोर्ट उनको चाहिए, तो ये ओवरऑल एक बेनिफिट करता है और एक कास्ट के लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं जिता सकते। यहाँ पे यही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, तो इससे क्या होता है, समाज में कोई ऐसा ये नहीं आता है कि एक ही कास्ट से अगर आप हो तो आप उस हिसाब से ही जीत जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि कास्ट का इतना भी बड़ा रोल नहीं है पॉलिटिक्स में जितना हम समझते हैं। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटीज। ओके, तो कोई ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो एक चीज़ बताई गई कि कोई कैंडिडेट अगर मान लीजिए ओबीसी अगर सीट से वो उठ रहा है और वो अगर चाहे उसको टोटल ओबीसी वोट नहीं मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है तो उसको ओवरऑल ओबीसी वोट मतलब सारे ओबीसी लोग उसको वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी है
जो ये जो अदर बैकवर्ड क्लास हैं, मान लीजिए इनके नाम पे, ये सिर्फ एक एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब इसमें ओबीसी के नाम पे कर सकते हैं, जैसे बीएसपी है तो वो लोग लोअर कास्ट के नाम पर ऐसा वोट मांगते हैं। तो अगर कोई पार्टी है जो सिर्फ एक कास्ट के नाम पे वोट मांग रही है तो उनको भी कभी सारे वोट नहीं मिले हैं उस पर्टिकुलर कास्ट के, जिस कास्ट को वो रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जब लोग बात करते हैं कि कास्ट जो है एक वोट बैंक है एक पर्टिकुलर पार्टी का, तो वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं इस कास्ट में वो लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% ऑफ दैट कास्ट जो है दे आर गोइंग टू वोट दैट पर्टिकुलर पार्टी। ओके, तो इसमें यहाँ पे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी एक कास्ट के दम पर इलेक्शन जीत सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब जो सेम कास्ट, इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट, ओके, सम वोटर्स मे हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट while many voters can have no candidate from their caste। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब एक कास्ट ज़्यादा मेजॉरिटी में होती है किसी इलेक्टोरेट में, तो जो पार्टीज़ हैं वो सेम ही कास्ट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको खड़ा करती हैं इलेक्शन में। मतलब मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है और कोई अन्य दल हैं, तो वो लोग सेम ही और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे जो एक्स कास्ट है उस कास्ट के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं, तो ये जो सारी पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ एक्स कास्ट के लोगों को ही अपना कैंडिडेचर देंगी, मतलब उनको ही वो लोग इलेक्शन में खड़ा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो जाती है कि कुछ जो वोटर होते हैं उनके पास अपने ही कास्ट के 3-4 लोग होते हैं जिनको वो लोग वोट कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ वोटर वो भी होते हैं जिनके पास एक भी कैंडिडेट नहीं होता है जो कि उनकी कास्ट को बिलोंग करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अगर यहाँ पे एक इलेक्शन में वोट करना है तो वोटर्स को भी और जो पार्टीज़ हैं उनको भी कास्ट का जो ये दायरा है इससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। कुछ और मुद्दे होंगे उन पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सेम ही कास्ट के 3 कैंडिडेट हैं तो वो लोग इस बात पे कैसे जीत सकते हैं कि हम इस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं और हम इस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी टेक्निकल हैं लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में लाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रूलिंग पार्टी जो है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमएलए या फिर एमपी फ्रीक्वेंटली लीज इलेक्शन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये बहुत होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और वो 5-6 साल या फिर कह लीजिए एक टर्म उनका जब खत्म होता है, तब ये देखा जाता है कि लोगों के मन में उनके प्रति एक ऐसी भावना होती है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो ही उनको आगे रखा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये पाया जाता है कि लोग उनको बदल देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति मान लीजिए वो कास्ट के नाम पे जीत भी गया तो दोबारा वो इलेक्शन में जीत जाएगा, इसका भी कोई ऐसा श्योर तरीका नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कास्ट जो है इंडिया में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में कास्ट एक बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि सारा का सारा रिजल्ट सिर्फ कास्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो वोटर्स जो हैं they have a strong attachment to the political parties which is stronger than their attachment to their own caste or a community। तो जो पार्टीज स्ट्रांग होती हैं और जिनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा लग रहा होता है लोगों को, उन पार्टीज के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो ज़्यादा होता है, ना कि उन पार्टीज के प्रति जो उनके कास्ट के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ ये होती है कि जो एक ही कास्ट के लोग होते हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट कभी कभी अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि सबके आर्थिक हालात भी सेम नहीं होते। एक ही कास्ट के लोग रिच, पुअर, मिडिल क्लासेस, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड, ये सारी ही लोग
एक ही कास्ट में आते हैं और इनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। जो पार्टी इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखेगी उनको ही ये लोग वोट करेंगे। ओके, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो पॉलिटिक्स जब आ जाती है कास्ट में तब क्या होता है ये चीज़ हम देखते हैं। अब पॉलिटिक्स टू कैन इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। अब जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के सिस्टम को, ओके, तो कास्ट की जो हायरार्की है और कास्ट के जो रूल्स बने हुए हैं उसको पॉलिटिक्स कैसे चेंज करती है और पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है उन चीज़ों पे, ये हम देखते हैं। पॉलिटिक्स टू कैन इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल अरेना। जब जब पॉलिटिकल एराना में कास्ट वाला जो ये आइडेंटिटी है ये आ जाती है, तब ये लोग कह रहे हैं, बुक में ये लिखा हुआ है कि जो कास्ट है, कास्ट जो है ओवरऑल वो चेंज हो सकती है और उसमें कुछ बदलाव आते हैं। किस तरीके के बदलाव आते हैं हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि ईच कास्ट जो है वो ट्राइज टू बिकम बिगर। तो यहाँ पे अगर आपको देखिए पार्टी अगर आपको बनानी है तो आप सिर्फ एक छोटी सी कास्ट जो कि इंडिया के सिर्फ एक ही स्टेट में पाई जाती है, आप उसके ज़रिए पार्टी नहीं बना सकते। आपको दूसरी कोई कास्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपके जैसे सेम ही लेवल पर हो लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी हो। ओके, तो आपको उनके साथ भी जुड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर पाओ, नहीं तो आप के जो जीतने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो हैं आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलेशन। जब ये कोलेशन की बात आ जाती है, अलग अलग कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्रीज करने वाली पार्टीज जब कोलेशन में आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, दूसरी कास्ट के साथ जुड़ के सरकार चलाते हैं और इस तरीके से एक डायलॉग और नेगोशिएशन की प्रोसेस से हम गुजरते हैं, जिससे कि ओवरऑल समाज में हम कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है। अब एक नई तरीके की एक कास्ट ग्रुप आए हैं आजकल जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होते थे, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। ये चीज़ इसलिए आई है क्योंकि पॉलिटिक्स में छोटे ग्रुप से हम नहीं काम चला सकते। ओके, क्योंकि छोटा ग्रुप जो होता है वो शायद सिर्फ स्टेट में ही हम उनको जानते हों, लेकिन पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा कास्ट सिस्टम सेम ही है। मतलब 4 ही वर्ण होते हैं सारी जगहों में, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो वो लोग अब इन्होंने क्या किया है, उन सारे नामों को चेंज करके सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप में उनको बदल दिया है ताकि ईजिली हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ओके, अब 10 कास्ट जो है बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करती है इन द पॉलिटिक्स। इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट जब पॉलिटिक्स में आती है तो डिसएडवांटेज भी होती है और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं ये हम देखते हैं। तो अब एडवांटेजेस इसमें ये हैं कि जब कास्ट आती है पॉलिटिक्स में तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी डिमांड्स पहले हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती, लेकिन अब जब कास्ट वाला जो ये दायरा है ये पॉलिटिक्स में आ गया है तो अब उनकी आवाज़ गवर्नमेंट सुनती है और उनके जो इश्यूज हैं उन पे भी ध्यान गवर्नमेंट का जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे गवर्नमेंट और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्शन में मे बी वो हार जाएं। ओके, तो इलेक्शन में अपना सपोर्ट पाने के लिए कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को अपनी जो डिमांड है वो रखने के लिए पावर देते हैं। अब सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ये एजिटेट कर रही हैं और ये डिमांड कर रही हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट वो ख़त्म होना चाहिए और डिग्निटी आनी चाहिए और ज़मीन खरीदने का और ज़मीन रखने का भी अधिकार होना चाहिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि तब मुमकिन हुई हैं क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में कास्ट का एक बड़ा रोल आ गया है। अब अगर ये ग्रुप्स अब जाकर अपना डिमांड्स वगैरह मांगते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इन डिमांड्स को सुना जाएगा, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में कास्ट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और अगर पार्टीज़ को सपोर्ट चाहिए तो अब उनको इनकी बात सुननी पड़ेगी और इनकी डिमांड्स पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर हम कास्ट पे ज़्यादा ध्यान दें पॉलिटिक्स में तो इसके नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, कभी कभी
इट कैन डाइवर्ट आवर अटेंशन, ये हमारा जो ध्यान है वो दूसरे ही मुद्दों पे ले जाता है। इस पे अगर हम ज़्यादा कास्ट के बारे में ध्यान दें तो जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं, कई बार मतलब कास्ट एक मुद्दा है, लेकिन हम अगर सिर्फ कास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, जैसे पोवर्टी इरेडिकेशन, डेवलपमेंट और करप्शन। ये सारी चीज़ों के साथ भी हमारी कंट्री में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही डील करना है। और अगर हम सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें छुट जाती हैं। ये है इसका डिसएडवांटेज। सो आई होप हमने ये जो चैप्टर है ये ख़त्म कर लिया है। आई होप आप लोगों के लिए मैंने इस चैप्टर को आसान बनाया होगा। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सीरियस कविता लिखी हुई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे पढ़ लीजिए। आप जो कास्ट की पॉलिटिक्स है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। So I thank you all for being with me. Work hard and work smart. अपना जो चैप्टर है इसको शुरू करना है। So let us start. बेसिकली सेकुलर स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें कोई भी रिलीजन जो है वो ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। अगर हम पहले चैप्टर का एग्जांपल लें तो पहले चैप्टर में बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका में ऑफिशियल रिलीजन बन गया था और इस्लाम पाकिस्तान में ऑफिशियल रिलीजन है। क्रिश्चियनिटी इंग्लैंड का ऑफिशियल रिलीजन है। इस तरीके से इंडिया का कोई भी रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन नहीं है कंट्री का। ओके तो उसको अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जिसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं सेकुलर स्टेट। तो वो होती है एक सेकुलर कंट्री। इसमें ऐसी जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हर एक इंडिविजुअल को और हर एक कम्युनिटी को फ्रीडम प्रोवाइड करता है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। मतलब आप चाहे तो किसी भी रिलीजन को फॉलो करिए, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवन आप उसे प्रोपगेट कर सकते हो, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करके अपने धर्म में जोड़ भी सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप टोटली किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करना चाहो तो वो भी काम आप कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों की आज़ादी जो है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मिली हुई है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है एनी डिस्क्रिमिनेशन जो कि रिलीजन के बेसिस पे कर रहे हैं। कोई भी अगर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है आपको आपके रिलीजन के बेसिस पे तो दैट इज़ इलीगल। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ कर रहा है स्टेट को टू इंटरवीन इन दी मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हमारी रिलीजियस कोई भी ऐसी प्रैक्टिस है जो किसी एक कम्युनिटी के प्रति डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या फिर उनको एक लोअर पेडिस्ट्रल पर ट्रीट कर रही है, तो ऐसे अगर कोई भी रिलीजियस रिचुअल होगा, प्रैक्टिस होगी, कस्टम्स होंगे, उस चीज़ को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें इंटरवीन कर सकती है और उस चीज़ को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी में होता ये था कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, उनके साथ अनटचेबल्स जैसा बिहेव किया जाता था। पब्लिक प्लेसेस में वो आ जा नहीं सकते थे और पब्लिक यूज़ की चीज़ें वो लोग यूज़ नहीं कर सकते थे। पब्लिक वेल्स, टैंक्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, यहाँ ये सारी जगहों पे वो लोग नहीं जा सकते थे जहाँ पे सब लोगों को जाने की आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ों को हमारी कंट्री में बैन कर दिया गया। तो ये भी एक तरीके का एक्टिव इंटरवेंशन था हमारी गवर्नमेंट का इन द रिलीजियस अफेयर्स, क्योंकि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का एक एसेंशियल प्रैक्टिस माना जाता था। अब है हमारा कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट और पॉलिटिक्स जो हैं वो किस तरीके से उनका जब एक साथ वो आते हैं तो क्या होता है एंड किस तरीके से वो समाज पे इफेक्ट डालते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर जब कास्ट को यूज़ किया जाता है या फिर कास्ट वाले जो ये चीज़ें आती हैं, कास्ट वाली कम्युनिटीज़ आती हैं, तब क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि कास्ट जो है उसके अंदर पॉलिटिक्स आती है तो क्या होता है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बता दी। ओके, सो स्टे अलर्ट। अब हम पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर जब कास्ट आती है तब क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। तो कास्ट इनइक्वालिटीज़ की सबसे पहले हम बात करेंगे कि जैसे जेंडर और रिलीजन है, जो कास्ट डिवीज़न है वो एक अलग ही चीज़ है, वो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है।
अनलाइक जेंडर और रिलीजन, जेंडर और रिलीजन तो हर एक देश में पाए जाते हैं, हर एक देश में महिलाएं और पुरुष हैं, हर एक देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, लेकिन ये जो कास्ट डिवीजन वाली चीज़ है, इट इज़ स्पेशल टू इंडिया, मतलब ये एक यूनिक चीज़ है, इंडियन सोसाइटी में ही ऐसा माना जाता है। जो वैसे ये बात सही है कि हर एक सोसाइटी जो है उसमें एक तरीके की कुछ ना कुछ सोशल इनइक्वालिटीज ज़रूर होती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जिस सोसाइटी में कास्ट नहीं है वो सोसाइटी बिल्कुल ही इक्वल है, वहाँ पे हर एक व्यक्ति के साथ सेम तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी कास्ट जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाई कर देती है और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे लिए बना देती है, क्योंकि जो ये डिवीजन ऑफ लेबर है और सोशल इनइक्वालिटी है और ऑक्यूपेशन जो है वो पास किया जाएगा आपकी फैमिली से आपके ऊपर। तो मतलब आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके फादर क्या काम करते हैं वही काम आप आगे कंटिन्यू करोगे, वही जॉब, वही जो काम है वही आप करोगे। ये चीज़ ज़्यादातर हम देखेंगे कि ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में या सोसाइटीज़ में ऐसा होता है, लेकिन कास्ट सिस्टम एक उसका एक्सट्रीम फॉर्म है। यहाँ पे हर चीज़ जो है उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो एक कास्ट में पैदा होता है वो वही काम करेगा जो उस कास्ट के लोग करते हैं। ओके, और क्या चीज़ें होती हैं जो कास्ट से जुड़ी हुई होती हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग जो हैं वो एक ही कास्ट में बिलोंग कर रहे हैं, वो है कि जो मेंबर्स होते हैं एक ही कास्ट के वो एक सोशल कम्युनिटी बनाते हैं जिसको हम बिरादरी कहते हैं, और वो लोग उनके काम ऑक्यूपेशन एक जैसी होती है और उनमें मैरिजेस उसी ग्रुप में होती हैं, उसी कास्ट ग्रुप में होती हैं, और वो लोग दूसरे कास्ट के लोगों के साथ उठते बैठते या फिर खाना नहीं खाते हैं। ओके, सो दे डोंट ईट विद द अदर मेंबर्स, द मेंबर्स ऑफ द अदर कास्ट। अब यहाँ पे एक कास्ट की बात करी गई है जिसको हम दलित्स कहते हैं। अब ये जो ग्रुप है, ये जो कास्ट है, इसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट भी कहते हैं। इन लोगों के साथ एक अनटचेबिलिटी वाला जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किया जाता था, कि छुआछूत की जो प्रॉब्लम हम कहते हैं वो प्रैक्टिस करी जाती थी। ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी, और इसी से जुड़े हुए और इन सारी प्रॉब्लम्स को रिफॉर्म करने के लिए ज्योतिबाई फुले और गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर और पेरियार रामास्वामी और नायकर पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे लोग जो हैं वो सामने आए और उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की यहाँ पे बात करी है, क्योंकि ये वाली जो कास्ट वाली प्रॉब्लम थी हमारे कंट्री में ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते जा रही थी और एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अत्याचार और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ओके, तो इन लोगों ने काम किया टू एस्टेब्लिश अ सोसाइटी जहाँ पे कास्ट इनइक्वालिटीज़ नहीं हैं। ओके, तो इन्होंने कास्ट वाली जो इनइक्वालिटीज़ है उसको कम करने की बहुत ही बढ़िया कोशिशें की हैं, अगर आप जानते हो इनके बारे में। ओके, पेरियार के बारे में, गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ये सारे ही लोग बहुत ही इस चीज़ में इन्होंने बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया में। ओके, तो अब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, अब क्या हो रहा है कि जब कास्ट तो एक पुराना सिस्टम है जो चला आ रहा है, लेकिन जो वर्ल्ड है वहाँ पे अभी भी देखो कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, दुनिया बहुत ज़्यादा बदल रही है। ओके, सोसाइटीज़ में भी बदलाव आ रहे हैं, तो इंडिया में भी वो बदलाव आए, और जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने लगी, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन होने लगी। अर्बनाइजेशन क्या होता है? अर्बनाइजेशन होता है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शहरों में रहने लगते हैं और गाँव में लोग कम रहते हैं और एक ऐसी इकोनॉमी बन जाती है जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती है, उसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, तो क्या हुआ, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, अर्बनाइजेशन हुई है, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी मतलब साक्षरता जो है वो बढ़ गई है और एजुकेशन के लेवल्स बढ़ गए हैं और ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी बढ़ गई है। लोगों को काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर और अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें जब बढ़ गई हैं तो यहाँ पे हमने देखा है कि कास्ट वाली जो फीलिंग है वो कम हुई है, क्योंकि ओवरऑल जो सारी चीज़ें हैं वो ही बदल गई हैं। और अब ये जो ओल्ड तरीका था कास्ट हायरार्कीज का, कि ये वाली कास्ट अपर है, ये लोअर है, ये वाली ओबीसी है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी इसमें कम हुई हैं, दे आर ब्रेकिंग डाउन। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोहिबिट किया है किसी भी तरीके का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड लेड डाउन फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस। तो हमारे यहाँ पे
इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं रिजर्वेशन। ऐसी पॉलिसीज लाई गई हैं जिससे ये जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ हुआ था उसकी भरपाई करी जा सके और इस कम्युनिटी को उसका हक दिया जा सके। अब जो कास्ट वाली फीलिंग है ये टोटली तो इंडिया से डिसअपियर नहीं हुई है, लेकिन प्रोसेस जो है वो चल रही है और ये जो कास्ट वाली फीलिंग है धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। और ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो अभी भी जो एक सेम कास्ट के लोग होते हैं वो अपनी ही कास्ट और ट्राइब में मैरिज करते हैं और अनटचेबिलिटी जो है वो भी पूरी तरीके से कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई है। हम ये कह सकते हैं कि शहरों में और ज़्यादातर गाँव का जो एरिया है वहाँ पे भी अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ रिमोट एरियाज़ में या फिर जो बहुत ही ज़्यादा रूरल एरिया होते हैं वहाँ पे आज भी अनटचेबिलिटी देखी जा सकती है। ओके, अनटचेबिलिटी नहीं तो कास्ट फीलिंग्स ज़रूर हम इंडिया में देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है, और ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तब भी हो रही हैं जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ने इन सारी चीज़ों को प्रोहिबिट कर रखा है। अब जो कास्ट ग्रुप्स हैं, कास्ट ग्रुप्स दैट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, तो यहाँ पे देखिए अब कास्ट वाली जो फीलिंग्स थी और ये जो कास्ट की हायरार्की बना रखी थी उसके कारण क्या क्या ऐसे नतीजे हैं जो हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को भुगतने पड़ते हैं। अब जो वो कास्ट हैं जिनको पहले से ही मतलब पुराने सिस्टम के हिसाब से भी एजुकेशन मिल रही थी और वो लोग जो भी वेद होते थे, शास्त्र होते थे, वो सब पढ़ लेते थे, वो एजुकेटेड क्लास में आते थे पहले में। लेकिन अब जबकि चीज़ें मॉडर्न हो गई हैं और मॉडर्न एजुकेशन जब आई है तो वो लोग बहुत ही अच्छे से मॉडर्न एजुकेशन को भी एक्वायर कर पा रहे हैं। और जो लोग जिनको पहले से ही जिनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो लोग जो है उनको एजुकेशन की एक्सेस पाने में मुश्किल हो रही है और उनको अभी भी एजुकेशन एक्वायर करने में डिफ़िकल्टी होती है और वो इस चीज़ में भी पीछे रह चुके हैं। ओके, सो दिस इज़ वाई देयर इज़ अ डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट। तो यहाँ पे जो भी ज़्यादा अच्छी जॉब्स होती हैं और जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे अगर मिडिल क्लास में आप देखोगे तो ज़्यादातर वहाँ पे अपर क्लासेस के लोग होते हैं, क्योंकि उनको पहले भी एजुकेशन लेने की आज़ादी थी, इसलिए उन्होंने जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको भी वो आराम से और अच्छे तरीके से सीख पाए और एक्वायर कर पाए। जबकि जो दूसरे लोग हैं जिनको एजुकेशन लेने की आज़ादी नहीं थी वो इस चीज़ में पिछड़ गए, यानी कि दे लैग्ड बिहाइंड। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे हमने पहले क्या पढ़ा था कि पॉलिटिक्स जब आ जाती है कास्ट में, और अब हम पढ़ने वाले हैं कास्ट जो है पॉलिटिक्स में उसका क्या यूज़ होता है और किस तरीके से उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो कास्टिज्म जो है इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। देखिए, जब हमने पहले कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ा था, जो कि एक ऐसी फीलिंग होती है जब हम ये समझने लगते हैं कि एक धर्म का व्यक्ति, मतलब जो हमारे धर्म का व्यक्ति है और हम दूसरे धर्म के लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं और हमारे ही धर्म का ज़्यादा प्रमोशन होने चाहिए, एंड हम दूसरों की तरफ एक हेट्रेड या फिर कह सकते हैं उनको नेग्लिजेंस के तरीके से उनके साथ ट्रीट करने लगते हैं उनको, तो उसको हम कम्युनलिज्म कहते हैं। और कम्युनलिज्म के एक्सट्रीम फॉर्म्स होते हैं कि जब वायलेंस वगैरह भी होने लगते हैं। कास्टिज्म भी एक कुछ ऐसी ही चीज़ है। जैसे कम्युनलिज्म में हम यही मान के चलते हैं कि धर्म ही सबसे बड़ी एक आइडेंटिटी है, कास्टिज्म में भी सेम ही चीज़ है। कास्टिज्म में हम ये मान के चलते हैं कि कास्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है जिसके आधार पर एक व्यक्ति अपने आप को पहचानता है। ओके, तो जब हम ऐसा मान के चलते हैं तब कास्टिज्म वाली ये जो प्रॉब्लम है ये सामने आती है। यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जिनका मीनिंग मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी आप इसका इंग्लिश में भी मीनिंग देख लीजिए। अर्बनाइजेशन है शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या होती है? ये मोबिलिटी होती है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, मतलब जब लोगों के जॉब्स जो हैं वो बदलते रहते हैं और वो चीज़ें शिफ्ट होती रहती हैं। यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन, जब नई जनरेशन आती है तब ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ज़्यादा देखी जाती है। कास्ट हायरार्की क्या होती है? कास्ट हायरार्की होती है एक सीढ़ी जैसी फॉर्मेशन जिसके हिसाब से ये बताया जाता है कि कौन सी कास्ट हायर है, कौन सी कास्ट लोअर है, और इस तरीके से रैंकिंग करी जाती है, तो उसको हम कास्ट हायरार्की कहते हैं। अब जो कास्ट है पॉलिटिक्स में इसने कई सारे अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं। पहला रूप इसका ये है कि व्हेन पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट्स इन इलेक्शन, तो वो लोग
उसकी कास्ट मतलब जो कैंडिडेट है उनकी कास्ट पर काफ़ी ध्यान देते हैं और वो किस कास्ट के हैं उस हिसाब से वो पॉलिटिक्स में भी कुछ बयानबाजी या फिर अपने जो ओवरऑल इलेक्शन का प्रोसेस है उसको थोड़ा बदलाव लाते हैं। ओके, तो जो कास्ट कॉम्पोजिशन है इलेक्टोरेट का, तो वो लोग ये भी देखते हैं कि जो इलेक्शन के लिए मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज़्यादा लोग ओबीसी से हैं, तो वो लोग चाहेंगे कि कैंडिडेट भी कोई ओबीसी नेता ही हो। ओके, तो ये चीज़ पॉलिटिक्स में जब कास्ट आ जाती है तो ये चीज़ देखी जाती है। एंड दे नॉमिनेट कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन दी इलेक्शन। ओके, तो वो उसी कास्ट से नॉमिनेशन देते हैं उस कैंडिडेट को जो कि उनको इलेक्शन जिता पाए, जो उस कास्ट को बिलोंग करे जो इलेक्टोरेट की कास्ट है। और जो अब इलेक्टोरेट वो जगह होती है जहाँ पे इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जब मान लीजिए लोकसभा के जब इलेक्शन होंगे तो पूरा इंडिया एक इलेक्टोरेट होगा। ओके, जब अभी राजस्थान में इलेक्शन हुए तो पूरा राजस्थान एक इलेक्टोरेट था। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। और जो गवर्नमेंट होती है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तब पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ये चीज़ में, पर अब देखिए ये एक नेगेटिव चीज़ थी कि हम पॉलिटिक्स में जीत पाने के लिए हम एक उसी नेता को हम चूज़ कर रहे हैं जो उस कास्ट का हो, तो हम इसको यूज़ कर रहे हैं कास्ट के नाम पर, हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं और विक्ट्री पाने की कोशिश में हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये भी है कि जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो ये ध्यान देती हैं कि अलग अलग कास्ट के नुमाइंदे उनके जो उनकी गवर्नमेंट है उसमें कुछ नेता मिनिस्टर या फिर उनको कुछ ना कुछ जगह मिल जाए, ताकि हर एक कास्ट के लोग ये समझें कि ये पार्टी जो है ये हमें सपोर्ट करती है। इस तरीके से पॉलिटिक्स चलती है जब कास्ट पॉलिटिक्स में आ जाती है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम देखने वाले हैं वो है एक सेकंड फॉर्म ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। ओके, तो दूसरा एक तरीका जिस हिसाब से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में आती है वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कैंडिडेट्स होते हैं इन इलेक्शन, वो कास्ट के सेंटिमेंट के हिसाब से अपील्स देते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वो कोई लोअर कास्ट की पूरी इलेक्टोरेट है तो उस हिसाब से ही वो लोग अपील्स यानी कि बयानबाजी करते हैं और अपने वादे और प्रोमिसेस देते हैं और सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्शन में इस तरीके से कास्ट का यूज़ किया जाता है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो है ये थर्ड पॉइंट हो गया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट जो है उसने कंपेल किया पॉलिटिकल लीडर्स को। अब वन पर्सन वन वोट क्या होता है कि एक व्यक्ति एक बार ही वोट डालेगा और उस वोट की वैल्यू भी सेम होगी चाहे वो कोई भी हो। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब हर एक व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र पार कर ली है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो ये दो जो कारण थे इसने पॉलिटिकल लीडर्स को ये चीज़ याद दिलाई कि उनको जो एक टास्क है मोबिलाइजेशन का और सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट, उसके लिए उनको नेताओं को और ज़्यादा जागरूक कर दिया कि हमें अब अपना मोबिलाइजेशन और जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसको पाने के लिए हमें और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है और वन पर्सन वन वोट है। अब इस चीज़ ने एक नई कॉन्शियसनेस जगाई उन लोगों में जिनको शुरुआत से ही एज इंफीरियर एंड लो ट्रीट किया जाता था। अब यहाँ पे द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम गिव इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट। देखिए, जब हम कास्ट इन पॉलिटिक्स की बात करते हैं तब इतनी सारी चीज़ें निकल के आती हैं जिसके कारण से हमें ये लगने लगता है कि शायद जो हमारे इंडिया में इलेक्शंस होते हैं उसमें सिर्फ कास्ट की ही बात होती है और कास्ट ही सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये चीज़ रॉन्ग है। ओके, तो ये चीज़ रॉन्ग कैसे है, उसके कुछ फैक्ट्स, ओके, उसको सपोर्ट करने वाले कुछ फैक्ट्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं रही है हमारी कंट्री में जिसको क्लियर मेजॉरिटी मिली हो एक सिंगल कास्ट से। ओके, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हो और आप इलेक्शन में खड़े होगे, आपको सिर्फ उन कास्ट के लोगों का वोट मिल जाएगा एंड आप लोग जीत जाओगे क्योंकि वो कास्ट जो है वो मेजॉरिटी में है, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, तो मतलब एक सिंगल कास्ट से मेजॉरिटी किसी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी तक नहीं मिली है। इसीलिए हर एक कैंडिडेट को और हर एक पार्टी को अगर इलेक्शन जीतना है तो उनको एक से ज़्यादा कास्ट और कम्युनिटी के लोगों
को सपोर्ट करना पड़ेगा और उनको प्रॉमिसेस करने पड़ेंगे। तो जब उनको ज़्यादा कम्युनिटीज़ को और ज़्यादा कास्ट के लोगों को, अलग अलग कास्ट के लोगों को प्रॉमिसेस करनी हैं, उनको कुछ वादे करने हैं, उनसे सपोर्ट उनको चाहिए, तो ये ओवरऑल एक बेनिफिट करता है। और एक कास्ट के लोग जो हैं वो इलेक्शन नहीं जिता सकते, यहाँ पे यही सबसे बड़ी चीज़ है। ओके, तो इससे क्या होता है, समाज में कोई ऐसा ये नहीं आता है कि एक ही कास्ट से अगर आप हो तो आप उस हिसाब से ही जीत जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि कास्ट का इतना भी बड़ा रोल नहीं है पॉलिटिक्स में जितना हम समझते हैं। ओके, तो दूसरी चीज़ ये है कि नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटीज। ओके, तो कोई ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पे पहले तो एक चीज़ बताई गई कि कोई कैंडिडेट, एक कैंडिडेट अगर मान लीजिए ओबीसी अगर सीट से वो उठ रहा है और वो अगर चाहे उसको टोटल ओबीसी वोट नहीं मिलेंगे। सबसे पहले पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी है तो उसको ओवरऑल ओबीसी वोट, मतलब सारे ओबीसी लोग उसको वोट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई पार्टी है जो ये जो अदर बैकवर्ड क्लास है, मान लीजिए इनके नाम पे, ये सिर्फ एक एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब इसमें ओबीसी के नाम पे कर सकते हैं, जैसे बीएसपी है तो वो लोग लोअर कास्ट के नाम पर ऐसा वोट मांगते हैं। तो अगर कोई पार्टी है जो सिर्फ एक कास्ट के नाम पे वोट मांग रही है तो उनको भी कभी सारे वोट नहीं मिले हैं उस पर्टिकुलर कास्ट के, जिस कास्ट को वो रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जब लोग बात करते हैं कि कास्ट जो है एक वोट बैंक है एक पर्टिकुलर पार्टी का, तो वो लोग ये बोल रहे होते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं इस कास्ट में वो लोग इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। उसका मतलब ये नहीं होता है कि 100% ऑफ दैट कास्ट जो है दे आर गोइंग टू वोट दैट पर्टिकुलर पार्टी। ओके, तो इसमें यहाँ पे ये समझाने की कोशिश हो रही है कि कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो किसी एक कास्ट के दम पर इलेक्शन जीत सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये बताया गया है, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब जो सेम कास्ट, इफ दैट कास्ट इज बिलीव टू डोमिनेट द इलेक्टोरेट, ओके, सम वोटर्स मे हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट व्हाइल मेनी वोटर्स कैन हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब एक कास्ट ज़्यादा मेजॉरिटी में होती है किसी इलेक्टोरेट में, तो जो पार्टीज़ हैं वो सेम ही कास्ट के जो कैंडिडेट होते हैं उनको खड़ा करती हैं इलेक्शन में। मतलब मान लीजिए कांग्रेस है, बीजेपी है और कोई अन्य दल हैं, तो वो लोग सेम ही और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ पे जो एक्स कास्ट है उस कास्ट के लोग ही ज़्यादातर रहते हैं। तो ये जो सारी पार्टीज़ हैं, सारी पार्टीज़ एक्स कास्ट के लोगों को ही अपना कैंडिडेचर देंगी, मतलब उनको ही वो लोग इलेक्शन में खड़ा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ये हो जाती है कि कुछ जो वोटर होते हैं उनके पास अपने ही कास्ट के 3-4 लोग होते हैं जिनको वो लोग वोट कर सकते हैं। दूसरी ओर कुछ वोटर वो भी होते हैं जिनके पास एक भी कैंडिडेट नहीं होता है जो कि उनकी कास्ट को बिलोंग करे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें अगर यहाँ पे एक इलेक्शन में वोट करना है तो वोटर्स को भी और जो पार्टीज हैं उनको भी कास्ट का जो ये दायरा है इससे बाहर निकलकर सोचना पड़ेगा। कुछ और मुद्दे होंगे उन पर लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब सेम ही कास्ट के 3 कैंडिडेट हैं तो वो लोग इस बात पे कैसे जीत सकते हैं कि हम इस कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं और हम इस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। थोड़ी सी टेक्निकल हैं लेकिन फिर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके दिमाग में लाएंगे अगर आपने इन चीज़ों को समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो रूलिंग पार्टी जो है, द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमएलए या फिर एमपी फ्रीक्वेंटली लीज इलेक्शन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये बहुत होता है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जब एक पर्टिकुलर पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और वो 5-6 साल या फिर कह लीजिए एक टर्म उनका जब खत्म होता है, तब ये देखा जाता है कि लोगों के मन में उनके प्रति एक ऐसी भावना होती है कि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो ही उनको आगे रखा जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये पाया जाता है कि लोग उनको बदल देते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति मान लीजिए वो कास्ट के नाम पे जीत भी गया तो दोबारा वो इलेक्शन में जीत जाएगा, इसका भी कोई ऐसा श्योर
तरीका नहीं है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कास्ट जो है इंडिया में कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये हम कह सकते हैं कि इंडिया में कास्ट एक बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं कि सारा का सारा रिजल्ट सिर्फ कास्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे जो वोटर्स हैं, वोटर्स जो हैं they have a strong attachment to the political parties which is stronger than their attachment to their own caste or a community। तो जो पार्टीज स्ट्रांग होती हैं और जिनका जो प्रदर्शन है वो अच्छा लग रहा होता है लोगों को, उन पार्टीज के प्रति लोगों का जो अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, वो ज़्यादा होता है, ना कि उन पार्टीज के प्रति जो उनके कास्ट के कैंडिडेट्स को इलेक्शन में खड़ा कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ ये होती है कि जो एक ही कास्ट के लोग होते हैं और एक ही कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनके इंटरेस्ट कभी कभी अलग अलग भी होते हैं, क्योंकि सबके आर्थिक हालात भी सेम नहीं होते। एक ही कास्ट के लोग, रिच, पुअर, मिडिल क्लासेस, मेन, वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड, ये सारे ही लोग एक ही कास्ट में आते हैं और इनकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। जो पार्टी इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखेगी, उनको ही ये लोग वोट करेंगे। ओके, तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जो हमें समझनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, तो पॉलिटिक्स जब आ जाती है कास्ट में, तब क्या होता है ये चीज़ हम देखते हैं। अब पॉलिटिक्स टू कैन इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम। अब जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट के सिस्टम को, ओके, तो कास्ट की जो हायरार्की है और कास्ट के जो रूल्स बने हुए हैं उसको पॉलिटिक्स कैसे चेंज करती है और पॉलिटिक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है उन चीज़ों पे, ये हम देखते हैं। पॉलिटिक्स टू कैन इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल अरेना। जब जब पॉलिटिकल एराना में कास्ट वाला जो ये आइडेंटिटी है ये आ जाती है, तब ये लोग कह रहे हैं, बुक में ये लिखा हुआ है कि जो कास्ट है, कास्ट जो है ओवरऑल वो चेंज हो सकती है और उसमें कुछ बदलाव आते हैं। किस तरीके के बदलाव आते हैं हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है कि ईच कास्ट जो है वो ट्राइज टू बिकम बिगर। तो यहाँ पे अगर आपको देखिए पार्टी अगर आपको बनानी है तो आप सिर्फ एक छोटी सी कास्ट जो कि इंडिया के सिर्फ एक ही स्टेट में पाई जाती है, आप उसके ज़रिए पार्टी नहीं बना सकते। आपको दूसरी कोई कास्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा जो आपके जैसे सेम ही लेवल पर हो, लेकिन एक दूसरी कम्युनिटी हो। ओके, तो आपको उनके साथ भी जुड़ना पड़ेगा ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा कर पाओ, नहीं तो आपके जो जीतने के चांसेस है वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो हैं आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू कोलेशन। जब ये कोलेशन की बात आ जाती है, अलग अलग कास्ट को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्रीज, करने वाली पार्टीज जब कोलेशन में आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरी कास्ट के साथ जुड़ के सरकार चलाते हैं और इस तरीके से एक डायलॉग और नेगोशिएशन की प्रोसेस से हम गुजरते हैं, जिससे कि ओवरऑल समाज में हम कह सकते हैं कि सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है। अब एक नई तरीके की एक कास्ट ग्रुप आए हैं आजकल जो कि पहले इतना ज़्यादा नहीं होते थे, उसको हम कहते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। ये चीज़ इसलिए आई है क्योंकि पॉलिटिक्स में छोटे ग्रुप से हम नहीं काम चला सकते। ओके, क्योंकि छोटा ग्रुप जो होता है वो शायद सिर्फ स्टेट में ही हम उनको जानते हों, लेकिन पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा कास्ट सिस्टम सेम ही है। मतलब 4 ही वर्ण होते हैं सारी जगहों में, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो वो लोग अब इन्होंने क्या किया है, उन सारे नामों को चेंज करके सिर्फ बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप में उनको बदल दिया है ताकि इजीली हम उनको रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ओके, अब 10 कास्ट जो है बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रोल प्ले करती है इन द पॉलिटिक्स। इन सम सिचुएशंस एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिकल। अब यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट जब पॉलिटिक्स में आती है तो डिसएडवांटेज भी होती है और कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अब एडवांटेजेस क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं ये हम देखते हैं। तो अब एडवांटेजेस इसमें ये हैं कि जब कास्ट आती है पॉलिटिक्स में तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी डिमांड्स पहले हमारी गवर्नमेंट नहीं सुनती, लेकिन अब जब कास्ट वाला जो ये दायरा है ये पॉलिटिक्स में आ गया है तो अब उनकी आवाज़ गवर्नमेंट सुनती है और उनके जो इश्यूज हैं उन पे भी ध्यान गवर्नमेंट का जाता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे गवर्नमेंट और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, तो फिर क्या होगा कि वो इलेक्शन में मे बी वो हार जाएं। ओके, तो इलेक्शन में अपना सपोर्ट पाने के लिए कास्ट डिफरेंसेस जो हैं वो डिसएडवांटेजेस कम्युनिटी को अपनी जो डिमांड है
वो रखने के लिए पावर देते हैं। अब सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एजिटेट कर रही हैं और ये डिमांड कर रही हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट वो खत्म होना चाहिए और डिग्निटी आनी चाहिए, और ज़मीन खरीदने का और ज़मीन रखने का भी अधिकार होना चाहिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, और उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए, उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि तब मुमकिन हुई हैं क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स में कास्ट का एक बड़ा रोल आ गया है। अब अगर ये ग्रुप्स अब जाकर अपना डिमांड्स वगैरह मांगते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इन डिमांड्स को सुना जाएगा, क्योंकि अब पॉलिटिक्स में कास्ट का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और अगर पार्टीज़ को सपोर्ट चाहिए तो अब उनको इनकी बात सुननी पड़ेगी और इनकी डिमांड्स पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर हम कास्ट पे ज़्यादा ध्यान दें पॉलिटिक्स में तो इसके नेगेटिव रिजल्ट भी हो सकते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है, कभी कभी इट कैन डाइवर्ट आवर अटेंशन, ये हमारा जो ध्यान है वो दूसरे ही मुद्दों पे ले जाता है। इस पे अगर हम ज़्यादा कास्ट के बारे में ध्यान दें तो जो एक्चुअल मुद्दे होते हैं, कई बार मतलब कास्ट एक मुद्दा है लेकिन हम अगर सिर्फ कास्ट के बारे में सोचते रहेंगे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छूट जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं, जैसे पोवर्टी इरेडिकेशन, डेवलपमेंट और करप्शन। ये सारी चीज़ों के साथ भी हमारी कंट्री में हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही डील करना है, और अगर हम सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे तो ये सारी चीज़ें छुट जाती हैं। ये है इसका डिसएडवांटेज। सो आई होप हमने ये जो चैप्टर है ये ख़त्म कर लिया है। आई होप आप लोगों के लिए मैंने इस चैप्टर को आसान बनाया होगा। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सीरियस कविता लिखी हुई है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे पढ़ लीजिए। आप ये जो कास्ट की पॉलिटिक्स है इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे। So I thank you all for being with me. Work hard and work smart.